हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ना है। क्या है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए हमें सबसे पहले संज्ञान क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। दोस्तों, संज्ञान को समझने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है, और हमें उस चीज़ के बारे में पता है या फिर नहीं पता है, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्ञान है। तो जो शब्द ज्ञान है, इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहा जाता है। और यदि हमें संज्ञान को परिभाषित करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया ही संज्ञान कहलाती है। क्या है दोस्तों? विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया ही संज्ञान कहलाती है। ओके, संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। ओके, अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को संज्ञान के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञान का ही विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जो संज्ञान है उसमें जो विकास होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो ज्ञान का विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ओके, क्या देखें हम अभी? संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? संज्ञान तो हम देख लिए कि संज्ञान मतलब ही ज्ञान, मतलब हमारे पास जो ज्ञान है उसे ही संज्ञान बोला जाता है, और संज्ञान का जो विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। लेकिन हम संज्ञानात्मक विकास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी उसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम इस प्रकार से उसे परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए किया जा सके। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, मतलब बालक क्या कर रहा है? किसी सूचना को ग्रहण कर रहा है और उस पर चिंतन कर रहा है, ठीक है, और उसे क्रमिक रूप से इस लायक बना देता है कि वो उस ज्ञान का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में समस्या समाधान के लिए कर सके। तो इसे ही क्या बोला जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। मतलब उसके ज्ञान में विकास हो रहा है, क्योंकि वो पहले सूचना को ग्रहण कर रहा है, फिर उसमें क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है, ठीक है। चिंतन करना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक। फिर उसे उस लायक क्रमिक रूप दे रहा है उसे कि वो किसी भी परिस्थिति में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो मानसिक विकास है, मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है, वो मानसिक विकास से अलग नहीं है। मानसिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इस प्रकार से हम मतलब बोल सकते हैं समझने के लिए अपने, या फिर अगर एक लाइन में हमें डिफाइन करना है संज्ञानात्मक विकास को, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। मानसिक क्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? मानसिक क्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? कल्पना करना, निरीक्षण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, प्रत्ययों का निर्माण करना, योजना बनाना आदि चीज़ें क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। और इन्हीं का विकास क्या है? इनका ही विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ओके दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पियाजे के सिद्धांत की ओर। दोस्तों, पियाजे ने
संज्ञानात्मक विकास को मुख्य 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? मुख्य 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? कितनी है? 4 है। अब वो कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी कौन सी है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ओके। तीसरी है मूर्त संक्रिय अवस्था, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और चौथी है औपचारिक संक्रिय अवस्था, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं हम इन 4 अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रथम अवस्था में क्या क्या होता है। प्रथम अवस्था है संवेद पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ओके, यहाँ से कितने 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी लाइन में से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जीन पियाजे ने संवेद पेशीय अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है। क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन? जीन पियाजे ने संवेद पेशीय अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है। तो उसका आंसर हो जाएगा 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक। और एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जीन पियाजे ने संवेद पेशीय अवस्था को दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था का नाम क्या है। क्या होगा प्रथम अवस्था का नाम? संवेद पेशीय अवस्था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। क्या है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। तो उसका आंसर होगा संवेद पेशीय अवस्था। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए और एक पहले बताए थे कि जीन पियाजे के सिद्धांत की मुख्य 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन अभी तक बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि 6 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था। पहली कौन सी है? सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या है। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। कब तक होती है दोस्तों? जन्म से 30 दिन तक। ठीक, ये ध्यान रखना कि जो सहज क्रियाओं की अवस्था है वो कब से कब तक होती है। तो जन्म से 30 दिन तक होती है सहज क्रियाओं की अवस्था। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। क्या करता है? केवल सहज क्रिया करता है। ये कीवर्ड है इस अवस्था का, सहज क्रिया। इनमें वस्तु को लेकर मुंह में चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। सहज क्रिया में क्या होती है? वस्तु को बालक अपने मुंह में लेकर चूसता है, ये सबसे ज़्यादा प्रबल पाई जाती है। ठीक, सहज क्रियाओं की अवस्था में। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। ओके, क्या होती है दोस्तों? इस अवस्था में सहज क्रिया प्रबल होती है और उसमें कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा प्रबल होती है? चूसने की क्रिया। इसे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? सकिंग रिफ्लेक्स, यानी चूसने की सहज क्रिया। क्या होती है इसमें? सहज क्रियाओं की अवस्था में सबसे प्रबल पाई जाती है चूसने की सहज क्रिया। बालक किसी भी वस्तु को लेकर अपने मुंह में चूसता है। ठीक है, जैसे देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे सिखाते नहीं है कि अपनी उंगली को अपने मुंह में लेके चूसे। वो अपने आप ही अपनी उंगली को मुंह में
डाल के चूसते रहता है, तो ये क्या हो जाती है, सहज क्रिया हो जाती है। उसे कोई सिखाता नहीं है, वो अपने से ही वो चीज़ें करता है। दूसरी अवस्था है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। 1 माह से 4 माह के बच्चे की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है। क्या होती है, 1 माह से 4 माह तक की कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जो उनकी जो सहज क्रियाएं होती है वो परिवर्तित होती रहती है और उन्हें दोहराई भी जाती है। जो उनकी सहज क्रियाएं होती है, देखने की और चूसने की, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दोहराई जाती है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरा कौन सा है, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। यह अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट है, 4 से 6 माह नहीं होगा, यहाँ 4 से 8 माह होगा। कब से होगा, 4 से 8 माह तक। ओके। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, वस्तुओं को स्पर्श करते हैं और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। ओके। नाउ नेक्स्ट है गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होती है, 8 से 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य यानी कि गोल और उससे प्राप्त करने के साधन, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है और बड़ों का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, इसमें मेन है अनुकरण करना। बड़े जो करते हैं वही देखकर छोटे बच्चे भी करते हैं, उनका अनुकरण करने लगते हैं। और फिर उसके बाद है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ टर्चरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। ओके। ये कब से कब तक पाई जाती है, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। क्या करते हैं, प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं बच्चे का चलना सीखना। जब वो चलना सीखते हैं तब वो कई बार गिरते हैं, उठते हैं, मतलब प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करके वो चलना सीख जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, वो चलने का उदाहरण हम दे सकते हैं कि वस्तुओं के जो गुण होते हैं वो प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं और जानते हैं। आगे है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था। क्या है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था है। कब से कब तक है, 18 से 24 माह की अवस्था है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम दूसरे स्टेज पे आते हैं। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई है। जो दूसरी अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक की है और इसे 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली कौन सी है, प्राक संक्रियात्मक अवधि। ठीक, इसमें क्या है, यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। कब तक की होती है, 2 से 4 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं प्राणियों और शब्दों से संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुकरण और खेल द्वारा होता है। प्राक संक्रियात्मक अवधि जो है उसमें वो कब तक के है, 2 से 4 वर्ष तक की होती है। और इसमें जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर की वस्तुओं प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण और खेल द्वारा होता है।
अगर हम पियाजे के अनुसार देखें तो 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। कोई भी अगर 4 वर्ष का बच्चा है, उसके सामने कोई भी वस्तु रख दी, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, तो उसे किस रूप में लेंगे? वो सजीव के रूप में ही लेते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ से उनको घाव लग गई, हम उदाहरण देते हैं, किसी चीज़ से, कोई दीवार है, चाहे कुछ भी है, ईंटा है, उससे उसको घाव लग गई, तो बच्चे क्या करते हैं? उस ईंटे को ही मारने लगते हैं, फिर दीवार पे ही मारने लगते हैं कि मुझे इसकी वजह से घाव लग गई है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये निर्जीव है। उनको क्या लगता है कि ये भी सजीव है। ठीक। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है, मतलब जो उनका विचार है वही सही है और सारी दुनिया उनके आसपास में ही है, ऐसा बच्चा इस अवस्था में सोचते हैं। दूसरी अवस्था अंतर्दशी अवस्था। कौन सी अवस्था है? अंतर्दशी अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है? 4 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है। क्या करने लगता है? भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है। चिंतन करने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्रमबद्धता नहीं होती है। वो तो चिंतन करने लगते हैं, तर्क भी करने लगते हैं, उनके भाषा का विकास होने लगता है, लेकिन जो वो तर्क करते हैं उनमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, मतलब क्रम वाइज वो विचार और चिंतन नहीं करते हैं। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। जब बच्चा 6 वर्ष की आयु पूरी करता है तब उसमें क्या होता है? मूर्त प्रत्यय, मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसका कंसेप्ट जो होता है, उसके साथ साथ जो चीज़ें नहीं देख सकते उसका भी कंसेप्ट वो निर्माण करने लगता है। फिर हम आते हैं तीसरी अवस्था पे। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ओके। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था कहा है। कब तक है? कब तक है इसकी? 7 से 11 वर्ष की आयु तक। ओके। मूर्त संक्रिया अवस्था कब से कब तक पाई जाती है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष तक के पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी हो जाते हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। बच्चों में क्या क्या होने लगता है? वो समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है उनके अंदर और वो तर्क करने लगते हैं। ठीक। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं। जो मूर्त समस्याएं होती है, जो समस्या उनके सामने दिखती है, उसका समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन क्या होता है? जो अमूर्त समस्याएं होती है वो उसे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं इस अवस्था में बच्चे? जो वस्तुएं पाई जाती है उनको उनके गुणों के आधार पर, उन वस्तुओं के जो गुण होते हैं उनके आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। अभी भी क्या है? इनका जो चिंतन है वो क्रमबद्ध नहीं हो पाता है। ओके। फिर 4th स्टेज है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। कौन सा है? औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 से ऊपर तक के। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। इस अवस्था में क्या क्या पाया जाता है? उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। अभी हम तीसरे स्टेज में देखे थे कि वो चिंतन तो करता है लेकिन क्रमबद्धता नहीं होती है। लेकिन जब हम 4थे स्टेज में आते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था में, तो उसमें क्या होता है? उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं। जैसे जैसे बच्चे की क्या होती है? आयु बढ़ती है, उनके अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती जाती है। अब अनुभव बढ़ रहा है तो वह अपनी समस्याओं को क्या करेंगे? आसानी से समाधान
कर सकेंगे, इसलिए उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ने लगती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन कंसेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। इसे पियाजे ने क्या कहा है? संप्रत्यय चिंतन, और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाएगा? कंसेप्चुअल थिंकिंग। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों सिंबॉलिक वर्ड्स, रूपों का, उपनामों का आशय समझने लगते हैं, वह अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं उन्हें वो समझने लगते हैं, और जो अमूर्त प्रत्यय होते हैं जिसे वो देख नहीं सकते, ऐसे कंसेप्ट को वो निर्माण करने लगते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है। पियाजे क्या कहते हैं कि जो प्रत्यय निर्माण की क्रिया है वो अनवरत रूप से, मतलब हमेशा चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। जिसका प्रकार और स्तर, अब वो जो प्रत्यय निर्माण है वो किस प्रकार का प्रत्यय निर्माण कर रहा है, वो किस पे निर्भर करेगा? उसके शिक्षा पर और उसके अनुभव पर निर्भर करता है। ओके। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। क्या है? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। ओके, अब हम कुछ पुनरावृत्ति बिंदु देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? संवेद पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। और इन अवस्थाओं की उप अवस्थाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हूँ, वो भी ध्यान में रखिए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, अच्छे से ध्यान से सुनिए, और इससे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये पूछे जा सकते हैं वो पेन डाउन करिए। ओके, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।